Hello everyone, hope you are fine. Now welcome to all in our today's class. So today our topic will be evaluation. आज हमने evaluation के बारे में पढ़ना है, ठीक है। evaluation क्या होता है? देखो, जब हम बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन में या क्लास में या स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो उसकी असेसमेंट और एवल्यूशन बहुत ज़रूरी है, ताकि जिससे हम जज कर सकें कि हमारा जो लेक्चर है वो कितना, हमारा लेक्चर या हमारी क्लास कितनी इफेक्टिव रही है और बच्चे को कितना समझ है। उसके लिए एवल्यूशन करना, असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। हमारा पहला है टॉपिक है इवैल्यूएशन। एजुकेशन इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस एंड दस नीड्स टू बी कंटिन्यूसली इवैल्यूएटेड। के एजुकेशन जो है, इल्म जो है, ये एक रोज़मर्रा जो है एक सीखने वाली चीज़ है और इसको हम रोज़मर्रा इसको इवैल्यूएट भी कर सकते, इसको जज कर देख सकते हैं कि इसमें हमारी जो एजुकेशन है, ये बच्चे ने जो भी सीखा वो कितना इफेक्टिव वे में उसके काम आया। मेजरमेंट इज़ ए प्री कंडीशन फॉर इवैल्यूएशन। मेजरमेंट इज़ क्वान्टिटेटिव। ये आपने याद रखना, जो मेजरमेंट है उसको हम क्वान्टिटेटिव मतलब उसको हम जो है काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी पेड़ की हाइट नापनी है या किसी भी कोई भी चीज़ उसकी लेंथ नापनी है, उसकी मेजरमेंट करनी, तो वो हमें एक फ़िगर में उसकी कोई सेंटीमीटर या मीटर, हमारे पास एक फ़िगर आएगी सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ये क्या क्वांटिटेटिव है। जैसे कि मान लो अगर हमने एक किसी स्टिक की लेंथ नापी है या हमारे पास जो स्केल है वो 10 सेंटीमीटर है, 5 है, 8 है, तो हमारे पास वो ये जो 8, 10 या 5 ही जो फिगर है इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इवैल्यूएशन है ये क्वालिटेटिव है। इवैल्यूएशन को हम क्वालिटेटिव कहते हैं, मेजरमेंट को क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब क्वालिटेटिव क्या होगा कि जिसको हम मेजर करें लेकिन रैंक्स में, जिसको हम, जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं कि दूसरे से पढ़ने में अच्छा है, ये उसकी क्वालिटी होगी। या एक बच्चे का स्कोर अगर दूसरे से अच्छा है तो उसको हम रैंक वाइज करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसकी डिस्टिंक्शन है, इसकी पोजीशन है, तो वो होगी उसकी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। तो ऐसे ही जो मेजरमेंट है उसको क्वांटिटेटिव करते हैं और जो इवैल्यूएशन उसको हम क्वालिटेटिवली जो है मेजर करते हैं। दस वेल मेजरमेंट एम्स ओनली एट एस्केटिंग द क्वांटिटी, इवैल्यूएशन एम्ड एट करेक्टिंग द वीकनेस डिस्कवर्ड। अब मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कितनी है, इसको कितनी और ज़रूरत है या कितनी और होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, जिस बच्चे की क्वालिटी में वीकनेस है, उसमें क्वालिटी उसकी कितनी अच्छी है, उसकी ख़राब है, तो उसको हम करेक्ट करते हैं इवैल्यूएशन में। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव है और इवैल्यूएशन जो है वो क्वालिटेटिव है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस है वो हमने देखने कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो हैं ये डिफरेंसेस क्या है, उसको हमने ध्यान से देखना है। अब देखो ये कह रहा है कि असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंडिंग द स्टेट और कंडीशन ऑफ ए थिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। दस असेसमेंट ऑफ टीचिंग मीन्स मेजरमेंट ऑफ ए इफेक्टिवनेस। असेसमेंट क्या होगा, किसी भी चीज़ को, किसी बच्चे की किसी भी जो हमने उसका जज करना, असेस करना, उसको हमने अंडरस्टैंड करना, उसकी स्टेट ऑफ कंडीशंस को। तो इवैल्यूएशन में जो है, इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो हमारा पर्पस होता है वो बच्चे को जज करना होता है। जजमेंट ये करने के बच्चे में जो हमने लेक्चर डिलीवर किया वो कितना इफेक्टिव है, या उसको कितनी समझ आई है, या उसने जो समझा उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर पाएगा। तो ये जो पर्पस जजिंग है इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। अब इसमें इवैल्यूएशन भी दो तीन टाइप के वो हमने देखनी है। अभी हम फिलहाल देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ डन बाई कंडक्टिंग टेस्ट, इवैल्यूएटिंग असाइनमेंट्स, असाइनिंग प्रोजेक्ट्स, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस। इन कंट्रास्ट समेटिव असेसमेंट इज मेजरमेंट फॉर पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग इट। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसको हम कैसे कहते हैं, बच्चे को हम उसके जो है टेस्ट लेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होगा कि जो ड्यूरिंग द क्लास हो, मतलब जब हमने क्लास में बच्चे को कुछ बताया है तो थोड़ी देर के बाद हम एक बच्चे को खड़ा करके पूछेंगे। ये हम ड्यूरिंग द लेक्चर या ड्यूरिंग द क्लास भी कर सकते हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे का ध्यान है या नहीं। ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम फिर बच्चे का टेस्ट भी लेते हैं, उसको कुछ असाइनमेंट्स देते हैं, उसको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, या वो जो कर रहा है उसको हमने उसको ऑब्जर्व करना होता है। ये हो गया कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऐसे ही समेटिव असेसमेंट क्या हो गया कि समेटिव जो हो गया वो लास्ट पे, मतलब जैसे टर्म एंड पे, अगर हमने 1 साल के बाद बच्चों का पेपर लेना है, U1 U2 लेना है या T1 T2 लेने हैं, वो कुछ टाइम कुछ पीरियड के बाद, मतलब 4 महीने 6 महीने साल के बाद लेते हैं हम एग्जाम, वो हो गया समेटिव में। तो उसमें क्या होता है, समेटिव असेसमेंट मेजरमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग इट, कि हम इसको टेस्ट लेके ये देखते हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं, तो जिस उसकी जो वीकनेस है उसको हम जो है उस पर हम काम करेंगे, उसको हम अच्छे से वो चीज़ या वो टॉपिक दोबारा से क्लियर करवाएंगे। मतलब इसमें सिंपल याद रखना है कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है कि असेसमेंट जो होगी वो क्वांटिटेटिव होती है और जो इवैल्यूएशन होगी वो क्वालिटेटिव। इतना आपने याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास है हाउ टू इवैल्यूएट। अब हमने इवैल्यूएट कैसे करना, इसको हमने ध्यान से देखना है कि इवैल्यूएशन हमने कैसे करनी है, ये आप देखेंगे।
जनरली जो हमारे पास है वो 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 मेथड पढ़ेंगे। जनरली 2 मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशंस आर देयर। पहला है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉन रेफरेंस इवैल्यूएशन कौन सा हो गया कि दिस रेफर्स टू स्टैंडर्ड टेस्ट दैट इज डिजाइन टू कंपेयर द रैंक टेस्ट। हाँ, इसमें बच्चे के जो रैंक टेस्ट होंगे उसको कंपेयर करेंगे इन रिलेशन टू वन अनदर। क्यों हम देखेंगे ये बच्चा दूसरे के कंपैरेटिव में कितना लायक है, इसको दूसरे के कंपैरेटिव में कितनी नॉलेज है, या जो एक एवरेज स्टूडेंट है उससे ये बिलो है या उससे अबव है। तो ये नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में होता है। तो ऐसे वाले क्या होता है कि नॉर्म रेफरेंस अचीवमेंट इज रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ परसेंटाइल रैंकिंग। इसमें हम रैंकिंग देते हैं बच्चे को कि इसकी डिस्टिंक्शन है, इसकी पोजीशन है, क्योंकि हम एवरेज एक स्कोर निकालते हैं कि उससे ऊपर जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, और जो इस वाले क्राइटेरिया में फॉल करे उसकी डिस्टिंक्शन है, या इसकी जो है फर्स्ट पोजीशन है, या ये वाला फेल है, ये वाला पास है, तो रैंकिंग देते हैं हम। तो इस वाले में यूजुअली सारे टेस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ऐसे वाले जो टेस्ट होते हैं या इवैल्यूएशन हम करते हैं वो एक मल्टीपल फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके एसएसबी हो गया, जेके पीएससी हो गया, नीट हो गया, और यूजीसी नेट सीएसआईआर, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनमें जितने भी ये आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव और या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिससे हम बच्चे को क्या करें देख के उसको रैंक दे सकते हैं कि ये क्या उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है या नहीं, या टॉपर्स में है, या इसकी रैंकिंग कितनी है। रैंकिंग के हिसाब से उसको पोस्ट मिलती है, या रैंकिंग के हिसाब से उसको डेजिग्नेशन अलॉट होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस जो एवैल्यूएशन है इसमें ये कह रहा है कि क्राइटेरिया टेस्ट आर असाइनिंग मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट ए फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड्स रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एंड एबल टू। इसमें ये होता है कि बच्चे का जो एग्ज़ाम होता है वो रिटन में होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन में होता है। जैसे अब आपने देखा होगा जितने भी अब कम्पिटिटिव बड़ी या जो हमारे पास गेस्टेड पोस्ट हैं उसके लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद वाइवा होता है। मेंस इसलिए होता है कि बच्चे को डिटेल स्टडी में लिखना कितना आता है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, उसको उस टॉपिक पे कितनी कमांड है। तो ये जो इवैल्यूएशन करते हैं इसके लिए हमें क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन करना होता है, जिसमें जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होता है या रिटन में होता है। These are extensively used in school education where criteria reference tests are used to evaluate whether students have learned a specific body of knowledge or acquired a specific skill test। के बच्चे ने हम स्कूल में भी ये जो है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्यों लेते हैं, ताकि जिससे हम ये देखें कि बच्चे ने जो सीखा है उसका स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज कितना है, या उसने वो जो एक्वायर किया उससे स्किल वो उसको कितना स्किलफुल हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इवैल्यूएशन है ये 2 तरीके की हमने पढ़नी है, एक है नॉर्म रेफरेंस, दूसरा है क्राइटेरिया रेफरेंस। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा रीजंस फॉर इवैल्यूएशन के इवैल्यूएशन करने के हमें रीज़न क्या है, इसकी क्या वजह है, ये हमें इवैल्यूएशन क्यों करनी चाहिए, इसको हमें ध्यान से देखना है। इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट हमारे पास इंश्योरिंग लर्निंग टेक्स प्लेस, कि हमें ये इंश्योर हो कि जो लर्निंग की है बच्चे ने वो कैसी है, जिससे क्या सो दैट द लर्नर्स मॉनिटर देयर लर्निंग एंड एक्टिवली एवेलुएट देयर स्ट्रेटजीज एंड देयर करंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिससे जो भी लर्नर है वो ये मॉनिटर कर सके कि उसने जो चीज़ सीखी है वो कितनी एक्टिवली सीखी है और उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई और करंट लेवल में उसकी सिचुएशन क्या है। ये पहला रीज़न होगा। दूसरा होगा इंश्योरिंग टीचर इफेक्टिवनेस, कि उस्ताद की इफेक्टिवनेस कितनी रही। टीचर मस्ट असेस देयर स्टूडेंट बेस्ड ऑन दीज प्राइमरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रादर देन नॉन आर्बिट्री, कि मतलब बच्चे इसमें यह है कि टीचर ये देखे कि जो मैंने बच्चे को सिखाया या बताया है वो उसको उसकी कितनी नॉलेज है, उसने उससे कितना सीखा है। नेक्स्ट है फॉर क्रिएटिंग के क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट, के हमें इसलिए एक रीज़न है इवैल्यूएशन करने का कि हम जो है क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट किसी क्लास में जो है उसको हम बना सकें, वो लर्नर सेंटर्ड हो, मतलब बच्चे को ही सेंटर में रखा जाए और बच्चे को देख के उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए। जैसे है इट पेज अटेंशन टू द नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड्स एंड बिलीफ सो दैट द लर्नर्स ब्रिंग टू एजुकेशनल सेटिंग, कि बच्चा जो है इजीली किसी चीज़ को सीख सके। फिर है नॉलेज सेंटर, ई टेक सीरियसली नीड टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम नॉलेजेबल बाय लर्निंग इन वेज दैट लीड टू अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को ऐसे नॉलेज दें कि जिससे वो सीख सके। ये ना कि अगर बिलो एवरेज बच्चा है उसको आप हाई लेवल का पढ़ाना शुरू कर दें, उसको वो समझ नहीं। जैसे एक बच्चे को हरूफ तहजी का या ABC का पता नहीं है तो आप उसको 1 वर्ड या 2 वर्ड पढ़ाना शुरू कर दें, वो उनको नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए ये नॉलेज सेंटर्ड भी होना चाहिए। जो इवैल्यूएशन है ये हमें बच्चे की जब इवैल्यूएशन करेंगे उसके बाद पता चलेगा। फिर है नेक्स्ट है असेसमेंट सेंटर्ड, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड रिवीजन एंड आल्सो अबाउट द फैक्ट दैट द असेसमेंट मैचेस द स्टूडेंट्स लर्निंग गोल्स। ये सही होगा कि हम देखेंगे कि जो बच्चे को हमने पढ़ाया क्या वो जो उसके लर्निंग गोल्स है उसके साथ ये चीज़ मैच भी कर रही है, इसको कितना समझ आया है।
एंड नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी सेंटर्ड हो गया कि हमने बच्चे को जो स्कूल या क्लास में सिखाया है तो वो उसने उसको अपने बिजनेस में, अपने नेशन में, अपने घर में, मतलब जो स्किल उसने क्लास में सीखा उसको कैसे यूज़ कर रहा है। जैसे कि कह रहे हैं दिस रेफर्स टू सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी इंक्लूडिंग क्लासरूम एज कम्युनिटी, द स्कूल कम्युनिटी एंड द डिग्री ऑफ विच स्टूडेंट्स टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील कनेक्टेड टू द लार्जर कम्युनिटी होम्स बिजनेस स्टेट्स नेशन एक्सेट्रा इन द वर्ल्ड। कि बच्चे को जो हमने स्किल सिखाया है, जो हमने उसको बताया, वो बच्चा उसको कितना सीख पाया और उसको अपनी डेली लाइफ में या अपने नेशन में या अपनी स्टेट में या अपने कम्युनिटी में या घर में या बिजनेस में कैसे उसको यूज़ करें। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। इसको हमें ध्यान से देखना है, 2-3 किस्म की टाइप्स हैं जिसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट हमारे पास फार्मेटिव वो हो गया कि जो हम कंडक्टिंग ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के जो क्लास के टाइम में हम बच्चे को जो है इवेलुएट करें। जैसे कि हमने एक बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया अर्थ पे, तो उसको हमने बताया अर्थ में ये होते है, पानी है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं, अलग अलग किस्म के नबातात, हैवानात, फ्लोरा, फाना वगैरह सब कुछ बताया। तो थोड़ी देर के बाद हमने अगर बच्चे को खड़ा करके किसी एक बच्चे को पूछना है कि हमने अभी ज़मीन के बारे में क्या बताया, पेड़ कैसे होते हैं, पानी किस किस जगह होता है, तो उसे बच्चे के अंदर एक डर होगा, उसको फिक्र होगा कि मैं ध्यान से सुनूँ, ये हो सकता है दूसरा नंबर मेरा टीचर मुझे खड़ा कर दे। तो ऐसे बच्चे की जो है एक्टिवनेस क्लास में ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत कीनली इंटरेस्ट लगा के जो है वो टीचर का लेक्चर सुनेगा। तो इसलिए फार्मेटिव जो है असेसमेंट ज़रूरी है। इसमें ये इनफॉर्मल भी हो सकती है और फार्मल। इनफॉर्मल हो गया जैसे ऑब्जर्विंग द लर्नर्स वर्क, और फार्मल लाइक रिटन टेस्ट, या हम बच्चे को ये बता सकते हैं या उसको खड़ा कर कुछ पूछ सकते हैं या उसको बोलते हैं कि हमें लिख के बताओ कि ज़मीन में क्या क्या पाया जाता है। तो ये हो गया फार्मल में। अगर उसको खड़ा करके कुछ पूछ लेंगे तो वो हो गया इनफॉर्मल में। ठीक है। और ये इट इज़ मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर इंप्रूविंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। वो ऐसे मिलेगी कि बच्चे को एक जहन में ये बात होगी कि मेरे फ्रेंड को या मेरे साथ वाले को अभी टीचर ने या उस्ताद ने खड़ा करके कुछ पूछा, अभी मेरा नंबर भी नेक्स्ट है या मुझे पूछेंगे, इसलिए वो ध्यान से सुनेगा। और जो जिस बच्चे ने जो भी जवाब दिया बच्चा उसको भी सुनेगा, और टीचर जो करेक्शन करेगा बच्चा उसको भी सुनेगा, और उसकी जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो एक इफेक्टिव मैनर में सामने आएंगी। ठीक है। और इसमें आपने इतना याद रखें कि फार्मेटिव जो असेसमेंट है ये ड्यूरिंग द क्लास वर्क होता है या ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, मतलब क्लास में ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टफोलियो को हमने देखना पोर्टफोलियो में वो क्या कह रहा है। पोर्टफोलियो में वो कह रहा है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरिम असेसमेंट, दिस टेक्स प्लेस ओकेजनली ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कभी कभार हो जाता है बीच में। जैसे मान लो आपने एक टीचर अगर साइंस की क्लास है और वो टीचर वहाँ पे एब्सेंट है, उस दिन वो टीचर लीव पे है, स्कूल नहीं है, तो कोई लीव अरेंजमेंट पे दूसरे टीचर जाके बच्चों को पूछ सकता है आपने साइंस में क्या क्या पढ़ा, तो वह बच्चे बताएंगे कोई टॉपिक, तो उसमें से टीचर क्लास इंगेज करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ओकेजनली ऐसे होता है, इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फीडबैक टू द लर्नर इज मोर फार्मर यूजिंग टूल्स फॉर असेसमेंट लाइक प्रोजेक्ट्स, रिटर्न असाइनमेंट, टेस्ट। इसमें भी टीचर बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट के, ठीक है आपने अगर साइंस पढ़ी तो मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक फिगर बना के बताओ, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, या इंसान का जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन सिस्टम है, या सर्कुलेटरी सिस्टम है। ऐसे उसको हम बच्चों को प्रोजेक्ट दे के टीचर कुछ बनाने को कह सकता है, या फिर उनसे कुछ लिखने को बोल सकता है, या उनसे कुछ टेस्ट वगैरह ले सकता है। पोर्टफोलियो मतलब कभी कभार कोई भी टीचर जाके वो ऐसे ओकेजनली कोई भी टेस्ट बच्चे का ले सकता है, और ये भी बहुत बड़ी इवैल्यूएशन में इस चीज़ की हेल्प होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास समेटिव जो है असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या है कि समेटिव असेसमेंट जो होती है ये जो है लास्ट पे टर्म एंड एग्ज़ाम भी इसको हम बोलते हैं। इसमें वो कह रहा है कि दिस टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ ए लार्जर पीरियड ऑफ लर्निंग लाइक द एंड ऑफ ए टर्म ऑफ एन ईयर, के किसी भी सेशन के लास्ट पे या किसी भी साल के या सेशन के लास्ट पे जो भी हम बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें F1 हो गया, U1 U2 हो गया, T1 T2 वट एवर। सो ये जो एग्ज़ाम है इसको हम समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट में हम बोल सकते हैं। आपने सिंपल इसमें इतना याद रखना है कि जो फार्मेटिव है, फार्मेटिव असेसमेंट जो है वो कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होता है। पोर्टफोलियो जो है वो कभी कभार ओकेजनली कोई भी ले सकता है, और समेटिव जो है ये टर्म एंड एग्जाम। बस इतना याद रखें, बाकी ये थ्योरी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव हो गया कि कंडक्टेड ड्यूरिंग द क्लासरूम। इसमें मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग इसमें यह है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर एंड इंडिपेंडेंट एविडेंस फॉर यूजर लर्नर्स एंड द टीचर्स टू डिसाइड वेयर द लर्नर्स आर देयर लर्निंग दे नीड टू गो एंड हाउ बेस्ट देयर। मतलब ये कि उसमें टीचर ये देखेगा असेसमेंट
फॉर लर्निंग में कि बच्चे को क्लास में क्या बताए उसको वहाँ खड़ा करके कुछ भी पूछ सकता है या उसको पॉइंट आउट कर सकता है या उसे ये क्लियरेंस ले सकता है कि तुम्हें जो मैंने पढ़ाया या जो बताया इसमें मैंने अभी क्या बताया मुझे ये बताओ। तो ये हो गया कि इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऐसी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये समेटिव असेसमेंट है। ये समेटिव असेसमेंट इसको तभी बोलते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बच्चे को क्या सिखाया उसका हमें क्या रिजल्ट मिला या क्या निकला। तो ये इसको समेटिव मतलब ये टर्म एंड एग्ज़ाम में हम देखते हैं F1 में, U1 में, U2 में, T1 T2 एंड या सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं या जो हमारे ईयरली एग्ज़ाम्स हैं तो इसमें हम देखते हैं ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें आपने सिंपल याद रखेंगे समेटिव असेसमेंट। फॉर में हो गया फॉर्मेटिव, ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखना। फॉर लर्निंग में फॉर से हो गया फॉर्मेटिव, ऑफ से हो गया समेटिव। अब असेसमेंट एज लर्निंग इसमें क्या है स्टूडेंट, दिस इज द यू टास्क टू आर एन एक्टिविटी विच हैज स्टूडेंट्स टू, इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स टू यूज़ असेसमेंट्स टू इम्प्रूव देयर ऑन लर्निंग के इसमें बच्चे खुद देखेंगे उसने कि उन्होंने क्या सीखा और वो उनमें जो भी उस्ताद ने टीचर उनको बताया उससे बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट हो। ये अपने 3 चीज़ें याद रखें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज़ द CCE। CCE क्या चीज़ इसको बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान से याद रखेंगे। इसका मतलब क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव CCE इज़ टू इम्प्रूव द ऑन गोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स थ्रू ऑनेस्ट फीडबैक। कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं ऑन गोइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, उनको कैसे बाय आइडेंटिफाई करेंगे जो लर्निंग गैप जो बच्चे का हुआ या जो उसको कुछ टाइम का गैप मिला वो उस ऑनेस्टली हम देखेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। तो उसको हम जो है CCE कहते हैं कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि इससे हम बच्चे को जो है ये एक मेथड है जिससे हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने जो है नॉलेज या अपने स्किल को इम्प्रूव करे ताकि उसका एक फ्यूचर जो है उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस बेटर हो सके और उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। सो थैंक्स अ लॉट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल फॉर मोर अपडेशन एंड फॉर मोर वीडियोज़।